हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़, जिसपे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो है आपका गुप्त साम्राज्य, और इसके 2 पार्ट्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं। पहले के 2 वीडियोज़ देख लीजिए। आज रहेगा पार्ट 3 और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य की हमने स्टार्टिंग करी थी पार्ट 1 में कि कौन संस्थापक थे। श्रीगुप्त जी थे। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए। फिर मैंने आपको इसकी उपाधियाँ बताई थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, फिर हमने समुद्रगुप्त को पढ़ा, फिर हमने चंद्रगुप्त द्वितीय को समझा, फिर इनके रत्नों के बारे में जाना। स्कंदगुप्त आए। स्कंदगुप्त के हमने उत्तराधिकारियों को बहुत डिटेल में पढ़ा। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा हमने। फिर द्वितीय आए, फिर बुधगुप्त आए, नरसिंह गुप्त आए, बालादित्य जिनको कहा जाता है। फिर ये हमने एक टेबल पढ़ी जिसपे मैंने आपको ये सब बताया था कि जो स्कंदगुप्त थे ये आपके लास्ट आपके गुप्त शासक थे। इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी आए हैं, पूर्वगुप्त आए हैं, कुमारगुप्त द्वितीय हैं, बुधगुप्त हैं, नरसिंहगुप्त हैं, भानुगुप्त हैं, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त ये लास्ट हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में पार्ट 2 तक जो है करवा दिया था। आज हम बात करेंगे कि किस तरह गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया में के जो हुणों के आक्रमणों का जो है सामना करना पड़ा। ये हमने लास्ट में पढ़ा था कि हुणों का जो है आक्रमण हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में। और किसके उत्तराधिकारियों को ये सहन करना पड़ा? ये करना पड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने जो लास्ट शासक थे, उन्होंने हुणों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि किस गुप्त सम्राट ने हुणों को जो है अटैक करने से रोका था हमारे भारत में आने से? तो वो रोका था स्कंदगुप्त ने। ठीक है। हुण जो थे वो किस में कुशल थे? वो घुड़सवारी में कुशल थे। संभवतः धातु के बने रकाबों का ये क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। किसके बने होते थे? ये धातु के बने होते थे। और ये घुड़सवारी में कुशल होते थे। कौन होते थे? हुण होते थे। हुणों ने कब अटैक किया है भाई? ये किया है चंद्रगुप्त के जो है उत्तराधिकारियों के टाइम में। 485 ईस्वी में आकर हुणों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपने अधिकार में कर लिया था। और 6ठी सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत बहुत ज़्यादा सीमित हो गया था। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस किस सन में आकर ये जो है हुणों ने अटैक किया था और कहाँ किया था। तो 485 ईस्वी में हुणों ने कहाँ अटैक किया था? पूर्वी मालवा और मध्य भारत में। और जो इसका बहुत बड़ा हिस्सा था पूर्वी मालवा और मध्य भारत का, इसको अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी। किसने दी थी? मालवा नरेश ने। ठीक है। गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी और संपूर्ण उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने 532 ईस्वी में विजय स्तंभ जो हैं खड़े किए थे। और सामंत राजाओं ने भी गुप्त साम्राज्य को और भी जो क्या कर दिया था? दुर्बल बना दिया था। देखिए, दुर्बल बनाने में कौन कौन आगे रहे हैं? सबसे पहले रहे हैं हुण, क्योंकि इन्होंने भारत में अटैक किया। लेकिन जो गुप्त सम्राट थे आपके स्कंदगुप्त, इनकी जितनी क्षमता थी वो हुणों को जो है अटैक करने से हमारे भारत में बचा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसके बाद हुणों के पैर खुल गए और वो सबसे पहले कहाँ आए? पूर्वी मालवा। और सबसे पहले उन्होंने पूर्वी मालवा के जो है एक बड़े हिस्से को कैप्चर किया। फिर मध्य भारत के जो है कुछ हिस्से को इन्होंने अपने अधिकार में लिया। जैसे ही हुणों की कहानी ख़त्म हुई, उसके बाद मालवा नरेश आए।
इन्होंने भी संपूर्ण, देखिए संपूर्ण जो उत्तर भारत का एरिया है इस पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और कुछ सामंत राजा थे, इन्होंने भी क्या कर दिया था, गुप्त साम्राज्य को और भी जो है दुर्बल बना दिया था। गुप्त सम्राटों की ओर से जो है उत्तरी बंगाल में नियुक्त जो शासनाध्यक्ष था, यानी जिसे आप गवर्नर कहते हो, इसने भी और समतट अर्थात दक्षिण पूर्व बंगाल के उनके सामंतों ने अपने को स्वतंत्र बनाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जो उत्तरी बंगाल का जो साइड है, उत्तरी बंगाल में जो नियुक्त गवर्नर है वो, और दक्षिण पूर्व बंगाल के जो सामंत हैं, इन सब ने अपने आप को जो है फ्री करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद विदेशी व्यापार के हाथ से गुप्त साम्राज्य की जो आय थी वो निश्चित रूप से क्या हो गई थी, कम हुई होगी। ठीक है, क्योंकि विदेशी व्यापार से भी इनकी तानाशाही शुरू हो गई थी, जिसके कारण जो रेशम बुनकरों की एक जो श्रेणी है जिसे आप व्यवसाय संघ बोलते हो, वो 473 ईस्वी में गुजरात से मालवा जो है चली गई थी, और वहाँ उन बुनकरों ने अन्य पेशे जो है अपना लिए थे। ठीक है, तो देखो जो आपके व्यापारी हैं वो उस जगह से जो है आगे मूव ऑन हो गए, बनाने वाले तो चले गए। ठीक है, और इधर से जो है आपका विदेशी व्यापार भी जो है उसका खात्मा हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, तो उसका इफ़ेक्ट भी जो है आय पर पड़ेगा। तो कह सकते हो कि इससे भी इनका पतन हुआ है। तो गुप्त सम्राटों का शासन 6ठी सदी के मध्य तक समाप्ति की ओर जो है अग्रसर हो चुका था। तो ये था इनका पतन, थोड़ा सा जो है आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश। कौन कौन से ऐसे राजवंश थे जो इनके समकालीन थे, यानी साथ साथ जो थे। सबसे पहला जो राजवंश का नाम आता है वो है आपका वाकाटक राजवंश। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 255 ईस्वी से 330। संस्थापक थे इसके विद्य शक्ति या सर्वसेन। वाकाटक हो गए वैसे वाकाटक, वैसे विद्य शक्ति। राजधानी की अगर बात करें तो पुरी का है, प्रवरपुर महाराष्ट्र में है ये, कोकण व विदर्भ क्षेत्र में है। वत्सगुलम जो कि आपका आधुनिक बासीम, अकोला महाराष्ट्र या विदर्भ क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका राजवंश आया था वो आया था आपका नाग राजवंश। इसका टाइम पीरियड अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 305 ईस्वी, और इसके संस्थापक की अगर बात करें तो वो हैं आपके भवनाग। राजधानी की बात करें तो पद्मावती, वो मूवी है ना नाग पद्मावती, और आधुनिक नाम है इसका पद्म पवाया। ये कहाँ पर है, ये है आपके ग्वालियर एमपी में। ठीक है, ग्वालियर एमपी आपको याद वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजवंश वो है आपका त्रैकुटक राजवंश। इसका अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो वो है आपका 415 ईस्वी से। क्या है, 415 ईस्वी से। इसका जो संस्थापक था वो था आपका इंद्रदत्त, और राजधानी की बात करें तो वो है अनिरुद्धपुर, नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट जो आपका राजवंश था वो था आपका हुण राजवंश। हुणों ने अटैक किया था तो चौथे नंबर पे आए हुण राजवंश। इसके संस्थापक जो थे वो थे तोरणमार, और ये इसकी राजधानी थी पंजाब क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका शालकायन राजवंश। इसके संस्थापक थे देववर्मन, और इसकी जो राजधानी थी वो थी वेंगी, पेंडुवेगी, गोदावरी जिला, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका विष्णुकुंडिन राजवंश। ये इसके जो संस्थापक थे वो थे विक्रमेंद्र फर्स्ट, और इसकी जो राजधानी थी वो थी विष्णुकुंडिन, कृष्णा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपके माथुर राजवंश। टाइम पीरियड 325 ईस्वी से 350। इसका है 475, इसका 300 और इसका 500। ठीक है, और इसके जो थे आपके संस्थापक अच्युत शंकर वर्मन और अहिछत्र पिष्टपुर। देखिए जो इससे ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन हमें एक बार तो इनको आंखों से देखना ही पड़ेगा ना, कि एक बार हम देखें तो सही कि इनके राजवंश कौन कौन थे। मेनली मैं देखती हूँ कि इनके जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एक जिला है,
उत्तर प्रदेश का एक गाजीपुर जिला है, उसमें एक भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख मिला है। उसमें हमें एक चीज़ पता लगी है, वो क्या पता लगी है कि पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का हमें वर्णन मिला है, जो अंतिम शासक था जिसने मतलब हुणों को हमारे भारत में आने से रोका था। और हुणों का प्रथम भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल यानी कि 455 ईस्वी में हमें हुआ है, और जिसमें हमें ये चीज़ पता लगी है कि जो स्कंदगुप्त थे वो इसमें पराजित हुए थे। तो भीतरी स्तंभ लेख में जो है हमें इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। टाइम पीरियड आप याद रखोगे 455 ईस्वी, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इनकी प्रशासन पद्धति को पढ़ते हैं कि ये अपने प्रशासन को किस तरह मैनेज करते थे। तो गुप्त शासकों ने परमेश्वरम, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि उपाधियों को धारण किया। इनकी उपाधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त शासकों की जो तुलना है वो किससे की गई है? तो गुप्त शासकों की तुलना सूर्य से, अग्नि से, यम से, कुबेर से, विष्णु से, इन सभी से जो है गुप्त शासकों की तुलना की गई है। इनका राजपद कैसा था? इनका राजपद जो था वो वंशानुगत था, परंतु अगर कहें हम राज सत्ता की, वो ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में जो थी सीमित थी। ठीक है। राजा कैसा था कि राजा जो था वो स्थायी सेना रखता था। कैसी सेना रखता था वो? साथ साथ बोले। राजा जो था वो स्थायी सेना रखता था, और जो सामंत होते थे उनके द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उसकी पूरक होती थी। गुप्त काल में जो था भूमि संबंधी करों की संख्या भी बढ़ गई थी, लेकिन जो वाणिज्य कर हैं उनकी संख्या कम हो गई थी। तो आपके लिए क्वेश्चन एक बन गया है कि किसमें जो है गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या डैश बढ़ गई थी, परंतु वाणिज्य करों की संख्या डैश यानी कम हो गई थी। राज्य द्वारा उपज को चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में जो है लिया जाता था। ठीक है। जो उपज होती थी उसका 4th भाग और 6th भाग जो है टैक्स के रूप में जो है लोगों से वसूला जाता था। मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार यानी निशुल्क जो श्रम करवाया जाता था, इसको क्या कहते थे? हम इसको कहते थे विष्टि। ये विष्टि शब्द जो है आपने ध्यान रखना है। गुप्त काल की जो न्याय पद्धति थी ना वो बहुत ज़्यादा विकसित थी, क्योंकि पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून, जिसे आप व्यवहार विधि और दंड विधि कहते हो, ये जो है इसको अलग भी देखा गया। और इन दोनों को, चाहे दीवानी कानून थे चाहे आपके फौजदारी कानून थे, तो इनको अलग से इनको डिफाइन भी किया गया है और इनको अलग भी कर दिया। चोरी और व्यभिचार फौजदारी कानून के अंतर्गत तथा संपत्ति संबंधी विविध जो विवाद हैं वो दीवानी कानून के अंतर्गत आते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि न्याय पद्धति इनकी अलग अलग हो गई थी। दीवानी कानून को भी अलग हो गए थे, फौजदारी कानून भी अलग थे, और जो चोरी थी, व्यभिचार है, वो आपके फौजदारी कानून में आ रहे हैं, और जितने भी आपके संपत्ति संबंधी जितने अधिकार हैं वो आपके दीवानी कानून के अंतर्गत आते थे। राजा कैसा था? राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण और पुरोहितों की सहायता से करता था। अगर उसे निर्णय लेना है न्याय के लिए तो वो किसकी हेल्प लेता था? ब्राह्मण की और पुरोहितों की। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे कुमार अमात्य। क्या कहलाते थे वो? साथ साथ बोलिए। कुमार अमात्य कहलाते थे, जिन्हें राजा अपने प्रांत में क्या करता था? नियुक्त करता था। और गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की क्या कराई थी? पद्धति चलाई थी। प्रांतीय में और स्थानीय शासन में अगर ये पद्धति चला रहा है तो प्रांत के ही जो है नियुक्त करेगा ना कुमार अमात्य को, और कुमार अमात्य क्या कौन था? ये बड़ा अधिकारी था। ठीक है। तो ये आपके लिए ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। आप देखते हैं इनकी राजस्व प्रणाली का एक चार्ट है, आपके लिए बहुत जरूरी जानना है। चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए भाग क्या होता है? मतलब गुप्त जो आपका साम्राज्य है, अगर उसमें आपको एक वर्ड दे दिया जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाग का क्या अर्थ है, तो ये होता था राजा को दिए जाने वाला उपज का छठा भाग जो होता था उसको हम भाग कहते थे। अगर हम भोग की बात करें तो राजा को फल और सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर था। अब इस तरह आप किसको याद, मतलब इसको कैसे याद करोगे कि राजा को फल और सब्जियों का भोग लगाया जाता था। अब भोग किस रूप में होता था? वो होता था टैक्स के रूप में। ठीक है।
ऊपरी अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर, यानी जो कृषक जो हैं जो मतलब परमानेंट नहीं है तो उनसे ऊपरी तौर से कह सकते हो टैक्स लिया जाता था। क्या हो गया ये ऊपरी। ध्रुवाधिकरण जो है भूमि कर संग्रह करने वाला ये पदाधिकारी होता था। ठीक है, भूमि जो है ध्रुव की है, इस तरह आप याद कर लेना। किसकी है ये भूमि, ये ध्रुव की है। तो ध्रुवाधिकरण भूमिकरण संग्रह करने वाला जो बड़ा अधिकारी होता था वो ध्रुवाधिकरण कहलाता था। नेक्स्ट है आपका न्यायाधिकरणिक। ये क्या होता था, ये जो भूमि संबंधी जितने भी विवाद होते थे अगर उसका निपटारा करना है तो ये उसका पदाधिकारी होता था। यानी कि जो विवाद है तो वो न्यायाधीश ही करता है ना, तो न्यायाधिकरणिक आप अच्छे से जो है याद आपको हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका महाखपट लिख। ठीक है, महाखपट लिख जैसे भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला जो अधिकारी होता था। ठीक है, वो कौन होता था, खपट लिख होता था। वो होता था आपका महाखपट लिख जो भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। अगर आपसे उद्रंग के बारे में पूछा जाए तो ये स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला टैक्स होता था उद्रंग। और भोग क्या होता था, वो होता था फल और सब्जियों के रूप में लिया जाने वाला कर। ऊपरी अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर और स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर कौन सा होता था, उद्रंग, और ये था ऊपरी। ठीक है, अयुक्तक और विनियुक्तक यानी कि भूमि क्रय विक्रय से जितनी भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इनसे पता लगती थी। तो ये होते थे अयुक्तक और विनियुक्तक। शुल्क की बात करें तो सीमा यानी बिक्री की वस्तुओं पर लगाए जाने वाला जो कर होता था, जो आपने चीज़ बेचनी है उस पर जो लगाए जाने वाला कर होता था वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था शुल्क। नेक्स्ट है आपका हल दंड। ये हल पर ही लगाया जाने वाला कर होता था। तो ये आपको 10 जो हैं याद होने चाहिए। इनकी रास्तव शब्दावली है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई की। देखिए, जो देश है इनकी जो प्रशासनिक इकाई है, अगर बात करें देश की, जो इसका अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था गोरना, जिसे आप कुपत्री कहते हो। एक होती थी भुक्ति इकाई, इसको वो क्या कहते थे, इसके अधिकारी को हम क्या कहते थे, उपरिक, उपरिक। और एक होता था विषय, ये भी एक इकाई होती थी, इसके अधिकारी को क्या कहा जाता था, विषयपति कहा जाता था। पेट एक आपकी प्रशासनिक इकाई है, इसका भी पेट पति होता था। ग्राम हो गया तो ग्राम का भी ग्रामपति या महतर। ठीक है, यह भी आपको डिफाइन करूंगी क्या है। तो देखिए, देश हो गया उसका अधिकारी क्या है, गोरना, गोपत्री। भुक्ति का हो गया उपरिक। विषय का हो गया, इसके आगे पति लगा दो, विषयपति। पेट हो गया तो पेटपति। ग्राम हो गया ग्रामपति या महतर। राज्य जो होता था वो किस तरह होता था, जो राज्य होता था वो कई भुक्तियों में अर्थात प्रांतों में जो है विभाजित था। ठीक है, राज्य क्या था, वो कई भुक्तियों अथवा जो है प्रांत, राज्य कई प्रांतों में विभाजित था जिसे भुक्ति कहते हैं। और प्रत्येक भुक्ति यानी प्रत्येक प्रांत पर एक एक उपरिक के प्रभार में रहती थी, यानी एक एक प्रांत जो था उपरिक के ऊपर होता था। भुक्तियाँ जो थी वो अनेक विषयों, मतलब ये जिले हो गए, ये आपके भुक्ति क्या हो गई, ये आपके प्रांत हो गए भुक्ति, और विषय क्या हो गए, विषय आपके जिले हो गए। ठीक, तो जो आपकी भुक्तियाँ हैं वो अनेक विषयों यानी जिलों में विभाजित थी, जिसमें प्रत्येक विषय का जो प्रभारी होता था यानी जो कार्यभार संभालता था उसे हम क्या कहते थे, विषयपति। पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय को विथियों में बांटा गया था। ठीक है, पूर्वी भारत की बात हो रही है, जो जिले हैं पूर्वी भारत में प्रत्येक जिले को किस में बांटा गया था, विथियों में बांटा गया था। और जो ये विथियां हैं किस में हो गई थी, ये ग्रामों में विभाजित हो गई थी, जिसका अधिकारी क्या कहलाता था, ग्रामपति या महतर। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इनके बात करते हैं, इनके अधिकारी कौन कौन से थे और उनके विभाग कौन कौन से थे। जैसे कि सबसे पहला जो अधिकारी है वो है महासेनापति। इसका विभाग क्या होता था, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था महासेनापति।
नेक्स्ट जो अधिकारी था वो था आपका भांडागारिक। इसका जो विभाग होता था वो ये होता था कि सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला ये प्रधान अधिकारी होता था। नेक्स्ट है आपका महासंधि विग्राहक। इसके विभाग की अगर बात करें तो ये युद्ध और शांति का प्रधान होता था। देखो संधि विग्रह कर रहा है ना, तो युद्ध और शांति का जो प्रधान होता था उसे हम गुप्त साम्राज्य में क्या कहते थे, उसका अधिकारी कौन होता था, तो वो कहलाता था महासंधि विग्राहक। नेक्स्ट है आपका महाभंडारगृहाधिकृत। ये राजकीय कोष का क्या होता था, प्रधान होता था। भंडार हो गया है, ठीक है, तो राजकीय कोष का जो प्रधान होता था वो कहलाता था आपका भंडागाराधिकृत। महाअक्षपटलिक ये होता था अभिलेख विभाग का प्रधान। पटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष ये केंद्रीय सचिवालय का क्या होता था, प्रधान होता था। महाप्रतिहार तो ये राज प्रसाद का मुख्य क्या होता था, सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण की बात करें तो ये पहले भी आया था, ये भूमि कर वसूल करने वाले विभाग का क्या होता था, ये प्रधान होता था। अगर बात करें हम अग्रहारी की, ये दान विभाग का प्रधान होता था। अग्रहारिक दान विभाग का जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था अग्रहारिक। महाबलाधिकृत ये सेना का सर्वोच्च सेनापति या अधिकारी होता था। महादंडनायक दंड का निदान करेगा वो न्यायाधीश ही करेगा। संधि विग्रहिक ये युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित यानी कि ये युद्ध मंत्री होता था। दंड पाशिक यानी कि पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था गुप्तों के टाइम में, तो वो कहलाता था दंड पाशिक। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विनय स्थिति ये होता था शिक्षा का अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक शिक्षा का जो अधिकारी ये कहलाता था। तो ये वाली टेबल भी आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। चलिए, गुप्त काल में जो गांव का मुखिया जो होता था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और वह ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था। किसकी हेल्प लेता था वो, जो गांव का मुखिया होता था वो ग्राम श्रेष्ठों की सहायता लेता था। नगर के प्रशासन में व्यवसायियों के संगठनों की एक अच्छे जो है साझेदारी हमें रहती थी और वो दिखती भी थी, ठीक है। शिल्पियों और वणिकों को अपने अलग अलग संगठन यानी श्रेणियां थी इनकी। मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी जो है प्रमुख श्रेणी थी, ठीक है। मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी प्रमुख श्रेणी थी। पश्चिमी अगर उत्तर प्रदेश के अगर बुलंदशहर की हम बात करें, बुलंदशहर जिले की बात करें, तो उसमें तेलियों की अपनी अलग श्रेणियां थी और जो ये श्रेणियां थी अपने अपने सदस्यों के मामले देखती थी, ठीक है। और श्रेणी के जो नियम है, कानून है, परंपरा का उल्लंघन करने वाले को वो क्या कर सकती थी, वो दंड दे सकती थी। गुप्त काल में पुरोहितों और प्रशासकों को क्षेत्र विशेष में ग्राम अनुदान के द्वारा कर ग्रहण करने की और शासन करने की हिदायतें दी जाती थी, जिससे सामंत तंत्र को जो है बल मिला है। आप अपनी मर्जी से जो है ग्राम अनुदान कर रहे हो, दान कर रहे हो और आप उससे टैक्स भी वसूल रहे हो, और ये चीज़ें किसको जो है ज़्यादा मिली हुई थी, वो मिली हुई थी पुरोहितों को और प्रशासकों को। तो आप कह सकते हो कि सामंत तंत्र को इससे बहुत ज़्यादा बल मिला। भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ जो है किसने स्टार्ट किया था, दक्कन में सातवाहनों ने किया था। और गुप्त काल में विशेषकर जो है एमपी में ये सामान्य परिपाटी जो है बन गई थी। आपको ये जो है याद रखना है कहाँ सबसे पहले बनी थी, ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में बन गई थी, ठीक है। पुरोहितों और अन्य धर्माचार्यों को कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी, जिसे ग्राम को दे दिया जाता था और उनमें राजा के अधिकारियों और अमलों को प्रवेश करने का हक बिल्कुल भी नहीं रहता था, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा की बहुतायत से पता लगता है कि उच्च अधिकारियों को नगद वेतन देने की परिपाटी चलती थी। जो ऊंचे अधिकारी होते थे उनको वो क्या देते थे, स्वर्ण मुद्रा देते थे। गुप्तकालीन व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों की कुछ झलक हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमें मिलती है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान के विवरण से हमें इस चीज़ को
मतलब पता लगता है इस चीज़ से कि वहाँ पर व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था पनपती थी। ठीक है, और वह बताता है कि जो मगध था वो नगरों और धनवानों से पूरा पूरा हरा मतलब भरा पूरा था, फायान ने बताया है। और धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे और उसके लिए वो क्या करते थे, दान भी देते थे। धनी लोगों की बात बताई है भाई चीनी बौद्ध यात्री फायान ने। ठीक है, और प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक जो हैं स्वर्ण मुद्राएं जो हैं जारी की हैं, और उनके अभिलेखों में क्या कहा गया है, उसे दिनार कही गई है। और इन पर गुप्त शासकों के स्पष्ट चित्र भी हमें दिखे हैं, जो इनकी स्वर्ण मुद्राएं हैं उन पर। और स्वर्णाश्र में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितने की कुषाण की मुद्राएं थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। गुजरात विजय के बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी निर्मित किए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विजय के बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जो है निर्मित किए थे, तो गुजरात विजय के बाद किए थे। कुषाणों के विपरीत गुप्तकालीन जो तांबे के सिक्के जो हैं वो बहुत ही कम हमें मिले हैं। कुषाणों की अगर हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं तो तांबे के सिक्के हमें बहुत कम मिले हैं। 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला को सीख लिया था, जिससे भारत के निर्यात व्यापार पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा। और 6ठी सदी के मध्य तक आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेशों में बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने वो कला सीख ली थी, तो यहाँ से उन्हें ले जाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, और ब्राह्मण पुरोहितों का जो भूस्वामी के रूप में उदय जो हुआ वो किसानों के हितों के बिल्कुल विपरीत था, उनके हित में नहीं था, और मध्य और पश्चिम भारत के किसानों से बेगार लिया जाने लगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कहाँ से बेगार लिया जाने लगा, तो मध्य और पश्चिम भारत के किसानों से बेगार लिया जाने लगा। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर करके जाएं। शेयर आप मैक्सिमम करें, जो जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ में मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि पॉलिटी की भी जो है अब मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो पॉलिटी को जो है हम आज से स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें मैं आज आपसे आपकी फर्स्ट क्लास होगी और ये भी चलती रहेगी। जिस तरह मैं आपसे यहाँ पर महेश कुमार वर्णमाल की ये बुक मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, और पॉलिटी के लिए मैं सोच रही हूँ आपके साथ में ल्यूसेंट की बुक डिस्कस करूँगी, और अपने बेस को हम सब मिलकर स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए, आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।